हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार का बजट अभी बजट सत्र चालू है उसमें कौन से विशेष प्रावधान और रिफॉर्म रखे गए हैं। साथ ही यूपी ने भी अभी बजट पेश किया है, काफी क्रांतिकारी बजट है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष भी बैठे हैं, हमारे दल के नेता यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबका पहले तो स्वागत करता हूँ। नौवीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। शी इज क्लोजिंग द रिकॉर्ड ऑफ 10 टाइम्स ऑफ मोरारजी देसाई जी। तो 9 बार बजट पेश करना यानी एक लंबा अनुभव उनको है, तजुर्बा है, भारत की अर्थव्यवस्था की नींव की समझ है और पल्स की जानकारी है, और वो सब चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं क्योंकि एक रिफॉर्मिस्ट बजट उन्होंने रखा आज के देश की आवश्यकताएं और भविष्य में विकसित भारत के लिए सभी पहलुओं को विचार करते हुए इंक्लूसिव रिफॉर्म एजेंडा के साथ एक पॉजिटिव बजट उन्होंने पेश किया। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूं और इसमें सब में लीडरशिप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिखाई देती है। आज G20 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अभी भी इंडिया है। लगभग 6.5% पे हमारी जो है प्रगति दर घरेलू उत्पाद में दिखाई देता है। और जो नई संभावनाएं अर्थव्यवस्था के लिए हैं, जो नई टेक्नोलॉजी और जो नया विश्व में डिस्रप्शन आ रहा है, उसके लिए भी भारत नेतृत्व की स्थिति में है। आपको पता है कि 16 से 20 तारीख में भारत मेजबानी कर रहा है ग्लोबल समिट, AI इम्पैक्ट समिट, और दिल्ली में एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होने जा रहा है। विश्व के टॉप लीडर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, आइडियोलॉग्स, एकेडमिशियन, रिसर्चर्स, स्टूडेंट, सब लोग यहाँ सम्मिलित होंगे दिल्ली में। और अभी शिक्षा मंत्रालय ने भी उसी के अंतर्गत एक प्री इवेंट जो IIT मद्रास को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था AI इन एजुकेशन, उसी के अंतर्गत बोधन AI का 3 दिन का कार्यक्रम अभी शिक्षा मंत्रालय का भी चल रहा है, जिसको मैं छोड़ के आज अमरोहा आपके बीच आया हूँ। कुछ डिटेल में बातचीत हो तो अच्छा है। मैं स्किलिंग जो हमारा मंत्रालय है, मैं धन्यवाद देता हूं कि युवाओं को केंद्र बिंदु में रखते हुए बजट रखा गया, और उसका ये विशेष पहलू है कि किस प्रकार से हम अपने वर्कफोर्स को कौशल के कार्यक्रम से जोड़ सकते हैं। 62% जो आवंटन है संसाधन का कौशल विकास मंत्रालय को, 62% उसमें वृद्धि की गई है। लगभग 10,000 करोड़ के करीब वो आंकड़ा पहुंच गया है। शिक्षा बजट की हम बात करेंगे तो 1.5 लाख करोड़ का आवंटन, और दोनों को साथ में आप जोड़ के देखेंगे तो सीधा सीधा ये विश्वास नौजवानों पे भारत सरकार का है। ये सीधा एक निवेश भारत के भविष्य में इस बजट के माध्यम से किया गया है। 10,000 करोड़ का विशेष कुटीर उद्योग के लिए ग्रोथ फंड की स्थापना। यूपी में हम बैठे हैं, यहाँ लगभग 1 करोड़ छोटे और कुटीर उद्योग, तो जो छोटे उद्यमी हैं वही वो ज्यादा रोजगार दे रहे हैं, वही जो है एक भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान और बड़ी संभावनाएं हमें दिखती हैं, और उसी को बढ़ावा देने के लिए उस सेक्टर को विशेष एक ध्यान बजट में रखा गया है। यही चौधरी चरण सिंह जी की भी प्राथमिकता होती थी। वो कहते थे कि बड़े उद्योग तो ठीक है, लेकिन कुटीर उद्योग और कृषि आधारित उद्योगों को हमेशा उन्होंने बढ़ावा। 2026-27 के बजट में केंद्र सरकार ने पहली बार स्पोर्ट्स फूड मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए विशेष नीति बनाई, और खेल मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यक्रम संचालित होगा। 500 करोड़ रुपए का आवंटन। इस 500 करोड़ आप सोचे होंगे कि मैं क्यों इस तरह से इसको हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि मेरठ और जालंधर 2 ऐसे शहर हैं जहां हजारों यूनिट, लगभग 85% भारत का जो घरेलू उत्पाद है, स्पोर्ट्स फूड मैन्युफैक्चरिंग है, वो इन 2 शहरों में। तो क्योंकि यूपी में हम बैठे हैं तो हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी। जैसे यहाँ का अमरोहा का ढोलक है, वहां का स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग मेरठ का प्रोडक्ट है, और उसे ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने के लिए 500 करोड़ एक एडवांस्ड रिसर्च
फैसिलिटी हो, मटेरियल साइंस में रिसर्च हो, अनुसंधान हो और छोटे उद्यमों को लाभ मिले, इसके लिए भारत सरकार ने विशेष नीति और प्रावधान इस बजट में किया। अगर हम रेल की बात करें तो दिल्ली से बनारस और बनारस से सिटी, ये जो हाई स्पीड नेटवर्क होगा इससे सीधा नोएडा, आगरा, मथुरा, पश्चिम के तो कई जिले पर और होंगे। और बनारस एक सेंटर पॉइंट है, भारत का फलक्रम है डेवलपमेंट का, ऐतिहासिक, भारत के संस्कार, भारत का इतिहास, प्राचीन सब आस्थाएं सब जुड़ी हुई है। और रेल क्योंकि पहले अलग बजट होता, अब इसी में कंबाइन किया गया है। कुछ रेल के प्रबंधन को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं, जो निवेश हो रहा है और जो सुधार हुए हैं, उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। 2009 से लेकर 14 तक अगर आप आकलन करें कि उत्तर प्रदेश को रेल की सुविधाओं के लिए कितना आवंटन मिलता था, लगभग 1100 करोड़ सालाना। 2009 से 14 तक एवरेज 1100 करोड़ रुपए रेल की मूलभूत सुविधाओं में विस्तार के लिए भारत सरकार बजट के माध्यम से दे रही है। और इस बार कितना मिला है? इस बार मिला है उत्तर प्रदेश के रेल में व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए 20,000 करोड़ का निवेश, 18 गुना। तो मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को, वो लोग जो दैनिक यात्री हैं, वो लोग जो शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, बेहतर अवसर के लिए, रोजगार के लिए, जिनका आवागमन, रोजी रोटी उस पर टिकी है, बेटर कनेक्टिविटी आएगी, बेटर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, निवेश होगा। लगभग हमने उत्तर प्रदेश में 17 वंदे भारत और 18 अमृत भारत ट्रेन जो ट्रेन है उनका संचालन अभी उत्तर प्रदेश में मौजूदा स्थिति में हो रहा है। और पिछले 5 वर्ष में अगर आप आकलन करो तो लगभग 5500 किलोमीटर रेल लाइन, नई रेल लाइन को बिछाया गया है उत्तर प्रदेश। ये सीधा सीधा यूरोप के कई देशों से ज्यादा है। शायद स्विट्जरलैंड में जितना रेल ट्रैक है, नया पुराना सबको जोड़ देंगे तब उससे भी शायद ज्यादा उत्तर प्रदेश में नए रेल ट्रैक को बिछाया गया। तो इसलिए रेल सुविधाएं जन जन तक पहुंचे, इसके लिए भारत के केंद्र सरकार के बजट में प्रावधान किया है। मैं रेल मंत्री को भी उनके विजन के लिए और सपोर्ट के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में जैसे हाईवेज का और एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, उससे हमारा ये क्षेत्र भी अछूता नहीं, लेकिन उससे एक खतरा भी उत्पन्न होता है कि ट्रॉमा सेंटर की कमी, और जिस तरह से एक्सीडेंट्स में डेथ होती है, अगर पहले आधे घंटे 1 घंटे में प्रॉपर केयर मिल जाएगी और चिकित्सा की सुविधा मिल जाएगी तो बहुत हमारी जानें बच सकती हैं। तो इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में खोलने का प्रावधान बजट में रखा गया। पिछले चुनाव में लोकसभा में एक नया नारा प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को के सशक्तिकरण के लिए दिया था कि लखपति दीदी। लखपति दीदी का एक व्यापक कार्यक्रम का निर्माण हुआ। कौशल विकास के मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है कि महिला सशक्तिकरण के उस राष्ट्रीय कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। और अब लखपति दीदी के बाद जो उनके प्रोडक्ट हैं, जो उनके उत्पाद हैं, उनकी तरफ उन व्यापार से जोड़ने के लिए, उनकी तरफ ग्राहक की नजर लाने के लिए विशेष एक परियोजना बनाई है श्री मार्ट। बड़े बड़े मॉल बन सकते हैं, चमकते हुए मॉल बन सकते हैं, तो उसमें लखपति दीदी का सामान भी बिक सकता है। बनारस में लॉजिस्टिक्स हब, प्रयागराज में नए इंडस्ट्रियल लोड के विकास, और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष एक इंडस्ट्री और एकेडमिया को हमें एक दृष्टि से देखना है, कॉम्बिनेशन करना है। विश्व की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे तो वहां अनुसंधान होता है, इंडस्ट्री और एकेडमिया का बहुत डीप कोलैबोरेशन होता है। उसी प्रकार से हम भी अपने विश्वविद्यालयों को बंद नहीं रख सकते, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भी कोशिश है। और इस बजट में देश भर में 5 जगह इंडस्ट्री टाउनशिप्स के तौर पे अलाइन करते हुए हमारे एजुकेशनल टाउनशिप्स का निर्माण। आज के लिए खबर में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।